महेश्वरी की बहू नीलम चांद का टुकड़ा थी। नीलम की रोहन से नई नई शादी हुई थी। पहले तो महेश्वरी बहू बेटे का प्यार देखकर खुश थी, लेकिन धीरे धीरे महेश्वरी को मोहल्ले की औरतों ने भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बहू तुम्हारे इकलौते बेटे को ले उड़ेगी। महेश्वरी सोच में पड़ गई और सोचने लगी ये नीलम की सुंदरता को दागदार कर दे ताकि रोहन उसे छोड़ दे। महेश्वरी ने गैस खोलकर नीलम को किचन में भेजा। नीलम ने जैसे ही लाइटर जलाया तो उसका चेहरा झुलस गया। महेश्वरी खुश हो गई कि अब रोहन नीलम से नफरत करेगा। नीलम का आधा चेहरा जल गया, लेकिन जब रोहन ने नीलम को इस हाल में देखा तो उसने माँ को, अच्छा माँ हम लोग जा रहे हैं। नीलम जो उस समय लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी, चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप था, बहुत हसीन लग रही थी। रोहन भी उसके साथ खड़ा सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों की चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। शादी को 1 महीना हुआ था और आज पूरे 1 महीने के बाद नीलम अपने पति के साथ माँ बाप के घर में रहने के लिए जा रही थी। जब सास के पास नमस्ते करने के लिए आई तो महेश्वरी उसे देखकर खुश हो गई। मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। नीलम उनकी बात पर शर्मा गई थी। इन दोनों के जाने के बाद महेश्वरी ने अपने सामने बैठी हुई विमला को देखा। ऐसे क्या देख रही हो? विमला की आंखों में अजीब से एक्सप्रेशन थे। मैं सोच रही हूँ कि तुम इतनी पागल तो कभी नहीं थी, ना ही कभी ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती थी, मगर अब तुम्हारी हरकतें देख देख कर हम सबको हौल उठ रहे हैं। हम सब ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, इतना बदल कैसे गई हो तुम? कहीं इस लड़की ने आते ही तुम पर कोई जादू टोना तो नहीं करना शुरू कर दी है, जिससे तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है? अरे विमला क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही हो? हुआ क्या है, बात तो बताओ। विमला कहने लगी, एक तो रोहन तुम्हारा इकलौता बेटा है, ऊपर से तुम उसके लिए इतनी सुंदर पत्नी लेकर आई हो, और ऊपर से इसे इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो तुम्हारे बेटे को लेकर जहाँ चाहे घूमती है, आती है, जाती है। मुझे ये बताओ कि अगर वो तुम्हारे बेटे को लेकर अलग हो गई तब तुम क्या करोगी? महेश्वरी सोच में पड़ गई। ऐसी बात नहीं है विमला, नीलम ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। विमला ने अपना सर पीट लिया। अरे ये लड़कियां पर निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगाती। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए तुम्हें होश के नाखून लेने चाहिए। विमला के अलावा बाकी मोहल्ले की औरतें समय समय पर महेश्वरी के दिमाग में ये बातें डालती रहती थीं कि नीलम को ब्याह कर उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे अब नीलम को लगाम लगाकर रखना चाहिए। मगर महेश्वरी को मनमोहनी भोली सूरत वाली नीलम बहुत अच्छी लग गई थी और वो ये समझती थी कि वो बहुत मासूम है। न जाने क्यों मोहल्ले की औरतें उसे नीलम के खिलाफ भड़काती रहती थीं। कहते हैं जब पत्थर पर लगातार पानी पड़ता रहे तो इसमें भी दरार पड़ जाती है, और यही महेश्वरी के साथ हुआ था। अब वो इन बातों को गंभीरता से लेने लगी थी। सबसे पहला शौक तो उसे उस दिन लगा था और सबकी बातों में सच्चाई भी नजर आने लगी थी। जब उस दिन वो सुबह उठी तो नीलम से कहने लगी कि जल्दी से नाश्ता बना दो, रोहन को ऑफिस के लिए देर हो रही होगी और उसका नाश्ता भी मेरे कमरे में ले आओ। नीलम कहने लगी, माँ वो नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं, उन्हें जल्दी जाना था। महेश्वरी का तो हैरत और सदमे के मारे मुंह खुले का खुला रह गया था। ऑफिस चला गया मुझसे मिले बगैर? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझसे मिले बगैर मेरे साथ नाश्ता किए बिना ऑफिस चला जाए, और तुमने उसे ऐसे ही भेज दिया। अब वो नीलम पर गुस्से से दहाड़ने लगी थी। नीलम के साथ भी ये पहली बार ही हुआ था कि उसकी सास उस पर इस तरह गुस्सा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि इन्हें देर हो रही थी, इसमें मेरी क्या गलती है? और फिर नीलम ने महेश्वरी से माफ़ी भी मांग ली, मगर उसके दिल में जैसे फांस सी आ गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी सास रोहन से नाराज़ है। उसने रोहन को कॉल करके बताया कि आज आपकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो मुझ पर भी इस बात पर गुस्सा थी कि आप बगैर उनसे मिले चले गए हैं। अब जब वापस आइएगा तो माँ के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर आइएगा ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए। वो तो अपनी सास का मूड अच्छा करना चाह रही थी, मगर उसे क्या पता था कि उसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। रोहन शाम में जब घर आया तो कुछ लेकर आना तो भूल गया था, मगर माँ से ये बात कहना ना भूला कि आज आप बिलावजह नीलम पर गुस्सा हुई हैं। इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, मुझे देर हो रही थी, मीटिंग थी मेरी। अब महेश्वरी का मुंह खुले का खुला रह गया था। बेटे ने तो ये बात कर दी थी और बहू ने भी अपनी सास का मूड अच्छा करने के लिए कहा था। अब वो दोनों इस बात से अनजान थे कि महेश्वरी इस बात को क्या समझेगी और कैसा रिएक्शन देगी। और महेश्वरी ने वो बवाल मचाया कि रोहन और नीलम हक्का बक्का होकर रह गए थे। सही कहते थे सब लोग कि ये लड़की जितनी देखने में सुंदर है अंदर से उतनी ही बदसूरत है। घर में आते ही इसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। अरे अगर मैंने एक छोटी सी बात कह दी थी तो अपने पति को जुगली लगाने की क्या ज़रूरत थी? तुम मेरे बेटे की नज़र में मुझे बुरा बनाना चाहती हो, मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। वो न जाने क्या क्या कह रही थी। नीलम के कान तो साएं साएं कर रहे थे और रोहन भी अलग शर्मिंदा सा बैठा था। माँ आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लगातार माँ को चुप करवा रहा था।
मगर माहेश्वरी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। अब उसने मोहल्ले वालों की आंखों से देखना शुरू किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बहू ज़रूरत से ज़्यादा ही सुंदर है, इतनी सुंदर कि उसके बेटे का उसे देख देख कर जी नहीं भरता। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे इतनी सुंदर लड़की अपने बेटे के साथ नहीं ब्याहनी चाहिए थी। इकलौता बेटा था, वो भी उसे अपने हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। अब उसने नीलम पर सख्ती करना शुरू कर दी। ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? नीलम ने आज नीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें उसका गोरा रंग खिला खिला लग रहा था। महेश्वरी को देखकर गुस्सा आ गया। नीलम ने फौरन कपड़े बदल लिए और फिर एक हल्के रंग का सूट पहन लिया, मगर उस रंग में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये तुमने चेहरे पर मेकअप क्यों किया है? क्या मेकअप के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता? यही कुछ सिखाया है माँ बाप ने कि कैसे पति को काबू में करना है? नीलम बेचारी परेशान हो जाती कि मैंने किया क्या है? इतनी अच्छी थी मेरी सास, अब पता नहीं वो ऐसा क्यों करने लगी हैं। वो महेश्वरी को खुश करने के लिए उसके आगे पीछे होकर काम करती, मगर महेश्वरी को ये सब ढकोसला लगता था कि मेरा दिल जीतने के लिए कोशिश कर रही है, मगर ये नहीं जानती कि मैं इस मक्कार को बहुत अच्छे तरीके से जान गई हूँ। मेरे बेटे को काबू करने के चक्कर में है, मगर अब मैं अपने बेटे को इसके जाल में नहीं आने दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके बारे में इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रोहन घर के हालात से बहुत परेशान था। नीलम उससे कुछ भी नहीं कहती थी, कभी उसकी माँ के खिलाफ नहीं भड़काया था, मगर वो उसकी बुझी हुई आंखें और उदास चेहरा देखकर उदास हो जाता। अपनी माँ पर अफसोस होता कि वो इतना कैसे बदल गई हैं। अपने दोस्तों से बातें सुन सुनकर वो ये सोचकर खुश होता था कि उसके घर का तो माहौल ऐसा नहीं है। उसका घर तो स्वर्ग है। उसकी माँ और पत्नी में मिसाली दोस्ती है। वो दोनों कभी भी नहीं लड़ती, मगर उसे क्या पता था कि सिर्फ 2-3 महीने के बाद ही उसका घर पानीपत का मैदान बन जाएगा। मगर ये एक अलग बात थी कि ये जंग महेश्वरी अकेले ही लड़ती थी और नीलम सिर्फ आंसू बहाती रह जाती थी। उसके मुंह से कभी उफ तक की आवाज़ उसने नहीं सुनी थी। जब कभी माँ को समझाने की कोशिश करता कि वो पराई बेटी है, इसके साथ अच्छे तरीके से पेश आई है, आप क्यों किसी की आह लेती हैं, और तब वो बवाल मचाने लगती कि इसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है, अब कल को तुम्हें लेकर चली जाएगी। मुझे पता है कि तुम इसका पार्ट लेते हो, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, इस वजह से ना। उनकी बात पर रोहन चुप का चुप रह जाता और फिर महेश्वरी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि रोहन सिर्फ नीलम की सुंदरता की वजह से इसे पसंद करता है। अगर इसकी ये सुंदरता इससे छीन जाए तो उसके दिल से नीलम उतर जाएगी। उसे ये जो खतरा है कि नीलम उसके बेटे को छीन लेगी तो ये खतरा भी दूर हो जाएगा। मगर अब सवाल ये था कि नीलम की खूबसूरती को बदसूरती में कैसे बदला जाए। इस मसले के हल के लिए फिर उसने एक दिन अपनी एक दोस्त को कॉल की। बातों बातों में उसे कहने लगी कि अपनी बहू से बहुत तंग हूँ, उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है, मैं उसके इस घमंड को ख़त्म करना चाहती हूँ। उसकी दोस्त भी बहुत शातिर औरत थी। उसने एक ऐसी सलाह दी जिसे सुनकर महेश्वरी डर गई। अरे नहीं, इसमें तो बहुत खतरा है, ऐसा ना हो कि वो जान से चली जाए और मेरा बेटा फिर मुझसे दूर हो जाए। अरे नहीं होता कुछ भी, तुम सतर्क रहकर काम करना। महेश्वरी चुप की चुप रह गई थी, मगर वो ये काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वो जान से न चली जाए। नीलम से लाख नफरत सही, मगर वो उसे इतनी भी बुरी नहीं लगती थी कि उसकी जान लेने की कोशिश करती। मगर अब जब नीलम उम्मीद से थी तो रोहन को जैसे उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। घर के कामों के लिए नौकरानी भी रखवा दी थी। नीलम से कहता कि तुम बस आराम किया करो, खाया पिया करो, खुश रहा करो। अपनी माँ से कहता कि माँ, जब तक नीलम की तबीयत ख़राब है, कम से कम तब तक तो आप अपना व्यवहार इसके साथ ठीक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि इसकी तबीयत बिगड़ जाए। मेरे घर में ये पहली खुशी है और मेरी खुशी को प्लीज़ बर्बाद ना करिए, वो विनती भरे स्वर में महेश्वरी से कहता तो वो गुस्से से खौल कर रह जाती थी। अगर नीलम की यहाँ औलाद हो गई तो इसके तो कदम मजबूती से जम जाएंगे। अभी भी वो रोहन के दिल पर राज कर रही है और फिर तो रोहन इसके अलावा किसी और को देख ही नहीं पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। महेश्वरी को भी अपने पोते पोतियों का बहुत शौक था। वो भी चाहती थी कि वो अपने बेटे की औलाद को अपनी गोद में खिलाए। तभी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि इसके आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचे। सिर्फ उसका मकसद नीलम को सबक सिखाना था और फिर एक दिन अपने दोस्त की बातों पर उसने अमल करने का फैसला कर लिया था। उस दिन नौकरानी जब काम करके चली गई तब महेश्वरी किचन में गई और फिर अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद संतुष्ट होकर बाहर आ गई थी। मगर कहीं ना कहीं दिल घबरा भी रहा था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। नीलम के कमरे में गई और कहने लगी कि मुझे चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। और नीलम तो अपनी सास के काम भाग भाग कर करती थी ताकि उसके दिल में अपनी जगह बना सके। अभी भी अपनी तबीयत खराबी की परवाह किए बिना वो फौरन ही किचन में गई और जैसे ही लाइटर से चूल्हा जलाया तो एकदम से आग का शोला निकला था जो उसके चेहरे को बुरी तरह से जला गया था। महेश्वरी ने गैस खुली छोड़ दी थी। वो नीलम के चेहरे को जलाना चाहती थी और उसका मकसद सिर्फ उसकी सुंदरता को ख़त्म करना था।
उसकी जान लेना नहीं था। अब महेश्वरी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। नीलम की चीखों पर वो किचन में भागते हुए आई। क्या हो गया तुम्हें, सब ठीक है? नीलम बुरी तरह से चिल्ला रही थी और महेश्वरी अपने ऊपर बात नहीं आने देना चाहती थी। तभी वो रोते हुए रोहन को फ़ोन करने लगी। रोहन बेटा जल्दी से घर आ जाओ, एक हादसा हो गया। और रोहन भागा भागा घर आया था। फिर जब उसने नीलम की हालत देखी तो वो बुरी तरह से परेशान हो गया। फौरन ही वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कि उसके चेहरे की स्किन बुरी तरह से जल चुकी है। फिलहाल इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। नीलम जब घर आई तो बुरी तरह से रो रही थी। मेरा चेहरा जल गया है, मैं पता नहीं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं। रोहन ने एक नज़र उसे देखा और कुछ कहे बिना कमरे से बाहर चला गया था। और महेश्वरी ने अपने बेटे का व्यवहार खास तौर पर नोट किया था। नोट नीलम ने भी किया था। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। कहाँ उसकी ज़रा ज़रा सी परेशानी में परेशान हो जाने वाला उसका पति अब इतने बड़े हादसे पर उससे मुंह मोड़ गया था। तसल्ली के दो बोल भी उससे नहीं बोले थे। क्या नीलम इस हादसे के बाद उसके दिल से उतर गई थी? महेश्वरी का दिल मारे खुशी के उछलने लगा था। जो वो चाह रही थी वो तो हो गया था। उनका बेटा उनकी बहू से दूर हो गया था और वो जो नीलम की खूबसूरती का जादू उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था, अब वो जादू उतर गया था। अब अगर नीलम 10 भी बच्चों को जन्म दे देती तो भी महेश्वरी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो अच्छी तरह बनने के लिए नीलम से कहने लगी कि तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, खाना मैं खुद बना लूंगी। वो किचन में आई तो बाहर रोहन दोनों हाथों में सर पकड़कर बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? देखो अगर तुम नीलम की वजह से परेशान हो तो सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तुम्हें परेशान देखकर मेरे दिल को कुछ हो रहा है। रोहन ने जरा सी नज़र उठाकर उन्हें देखा और कुछ कहे बिना फिर से सर झुका गया। उसके चेहरे में न जाने ऐसा क्या था कि महेश्वरी अंदाज़ा नहीं लगा सकी वो क्या कहना चाहता है। मगर जो उसका नीलम के साथ व्यवहार था उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो गई थी। रोहन उनका इकलौता बेटा था, बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। शादी के 7 साल तक वो बे औलाद रही थीं। लोगों से औलाद न होने के ताने सुनती रहीं, तब खूब जी भर कर रोती थीं। उनके पति तसल्ली देते कि अब ये तो भगवान के काम है, वो किसको औलाद दे और किसे बे औलाद रखे, किसे बेटियां दे तो किसे बेटा दे, इसमें भला किसका जोर चलता है। पूरे 7 साल के समय के बाद जब रोहन उनकी गोद में आया तो लोगों की जुबानें बंद हो गई थीं। रोहन उस समय सिर्फ 3 साल का ही था जब उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे। अब महेश्वरी अकेली रह गई थी, भरी जवानी में विधवा हो गई थी। शादी के लिए भी रिश्ते आए मगर उन्होंने मना कर दिया। अपने बेटे को वो ज़माने की ठोकरों पर नहीं रखना चाहती थी। जानती थी कि अगर दूसरी शादी कर भी ली तो पति उन्हें तो स्वीकार कर लेगा मगर उनके बेटे को नहीं। वो मेहनत मजदूरी करने लगी और अपने बच्चे को पालने लगी। उसे अपनी मेहनत के बलबूते पर पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया। और फिर जब उसकी शादी की तो आसपास की औरतों ने बहुत सारी सलाह दी, ऐसी लड़की लेकर आना जो कम सुंदर हो, ऐसा ना हो कि बहुत सुंदर लड़की लेकर आ जाओ और तुम्हारे बेटे को लेकर अलग हो जाए। मगर उन्हें यकीन था अपने रोहन पर, वो ऐसा नहीं करेगा, कभी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगा। और उन्होंने नीलम को जब देखा तो देखते ही पसंद कर लिया था। वो थी ही बहुत सुंदर, चांद का टुकड़ा थी। वो महेश्वरी को तो बहुत अच्छी लगती थी मगर फिर लोगों की बातों ने उनके दिल को नीलम के खिलाफ कर दिया था। उसकी अच्छी बातें भी उन्हें चुभने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि वो रोहन को लेकर उनसे बहुत दूर चली जाएगी, वो इस दुनिया में अकेली रह जाएंगी। रोहन ज़रूर उसकी खूबसूरती की वजह से उस पर मरता था, उससे प्यार करता था, मगर ये खूबसूरती उससे छिन जाती तो ज़रूर रोहन भी उससे वैसा प्यार न करता। अगले दिन जब वो उठी तो नीलम अपने कमरे में ही थी और नौकरानी नाश्ता बना रही थी। ज़्यादातर इस समय नीलम भी नौकरानी के साथ ही काम करती थी। अपनी सास को उसके कमरे में नाश्ता दे देती और रोहन के भी आगे पीछे फिरती रहती। वो इसी दृश्य को देखने के लिए आई थी। अब जब नीलम को सामने गैर मौजूद पाया तो अंदर से घबरा गई थी, पता नहीं क्या हुआ है उसे। नीलम बुरी तरह से बुखार में तप रही थी। क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? महेश्वरी ने नरमी से पूछा और उनका ये कहना ही था कि नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने टाइम के बाद महेश्वरी उससे इस तरह मोहब्बत से मीठे अंदाज में बोली थी और उसकी आंखें भीग गई थीं, जबकि महेश्वरी ये सोचकर खुश हो रही थी कि ज़रूर रोहन का उसके साथ व्यवहार बुरा हो गया है, तभी तो वो उसकी बेवफाई की वजह से रो रही है। अब जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि वो रोहन के लिए वैसी अहमियत नहीं रखती तो उनका व्यवहार खुद ब खुद ही बदल गया था। उसका पहले की तरह ख्याल रखने लगी थी। उस दिन जब वो दोनों आंगन में बैठी हुई थी तो तब रोहन आ गया। कैसी हो तुम? वो नीलम की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोला तो महेश्वरी चौंक गई। नीलम का चेहरा तो जल चुका था, वो तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती थी, तो फिर रोहन उससे इतने प्यार भरी नज़रों से क्यों देख रहा था? वैसे ही बात कर रहा था जैसे हमेशा करता था। नीलम भी बहुत खुश लग रही थी। महेश्वरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। ये फिर दिन गुजरने के साथ उन्होंने ये नोट किया कि अब रोहन पहले से भी ज़्यादा नीलम का ख्याल रखने लगा है, उससे बहुत प्यार से पेश आने लगा था
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। उन्होंने तो नीलम का चेहरा इसलिए जलाया था कि वो उसे प्यार नहीं करेगा, वो उससे दूर हो जाएगा, मगर ये तो उल्टा हिसाब हुआ था। एक दिन उन्होंने रोहन को घेर लिया, कहने लगी कि आखिर क्या है इस लड़की में, इतनी बदसूरत हो गई है, फिर भी तुम इससे इतना प्यार करते हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं अब इसमें जो तुम इसके लिए पागल हो रहे हो। रोहन ने गहरी नज़र से माँ को देखा। तो आपने इसलिए इसका चेहरा जलाया था? रोहन की बात पर वो गड़बड़ा गई। कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों ऐसा करूंगी? रोहन कुछ पल चुप रहा, कहने लगा कि दरअसल मैंने घर में खुफिया कैमरे लगा रखे हैं और इन कैमरों का मकसद ये था कि मैं देखता रहूं कि घर में क्या हो रहा है। आप अकेली होती थी, मुझे डर था कि कहीं कोई घर में चोर उचक्का ना घुस आए, कहीं आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे, और इस बात से आप खुद भी अनजान थी। उस दिन मैंने आपको देखा चूल्हे की गैस खुली छोड़ते हुए। मैं हैरान रह गया था कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, और फिर जब नीलम का चेहरा जल गया था मुझे पता चला कि ये सब आपने किया है। महेश्वरी का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने बेटे के सामने यूं रुस्वा हो जाएंगी, मगर होनी को कौन टाल सकता है। उनके बेटे ने इसके बावजूद भी उनसे नफरत नहीं की। कहने लगा कि मैं नीलम के चेहरे की वजह से नहीं बल्कि उसकी अच्छाई की वजह से उससे मोहब्बत करता हूँ। सूरत बेमानी चीज़ है और सुंदरता वो तो कुछ दिन में ढल जाती है, मगर अच्छाई हमेशा रहती है। आप जिस इंसान के साथ रहते हैं आप उसकी मामूली सूरत को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी आदतों में किसी तरह की कमी हो या उसकी परवरिश में कोई कमी रह गई हो तो आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। मैं नीलम से मोहब्बत उसके इस नेचर की वजह से करता हूँ, मगर शायद आप मुझे समझ नहीं सकी। मेरे लिए तो खूबसूरती कोई मतलब नहीं रखती। वो ये सुनकर शर्मिंदा हो गई। फिर जब उन्हें पता चला कि नीलम भी उनका सच जानती है तो उनका शर्म के मारे बुरा हाल हो गया था। वो रोने लगी, कहने लगी कि मैं औरतों की बातों में आकर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, मगर मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से नीलम का चेहरा ख़राब हो गया, पता नहीं ठीक भी हो पाएगा या नहीं। तब रोहन मुस्कुरा दिया, कहने लगा कि नीलम का चेहरा ठीक हो जाएगा, इसका इलाज मुमकिन है। यह सुनकर महेश्वरी ने भगवान का धन्यवाद किया था। और फिर जब उन्होंने नीलम से माफ़ी मांगी तो वो कहने लगी कि आप मुझे शर्मिंदा मत करें, आप मेरी माँ हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। और फिर वो नीलम को अपने गले से लगा गई थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ये आंसू शुक्र के थे उन्हें इतनी अच्छी बहू जो मिली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।